नमस्ते, मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपके निवेश से जुड़ी हुई खबरों पे। सबसे पहले इस डिस्क्लेमर को जरूर पढ़ लीजिएगा। आज 3-4 मुद्दों पे बातचीत करेंगे। पहली खबर ये होगी कि क्या ये जो चल रहा है बज कि गवर्नमेंट जो है भारत सरकार की नज़र आपके गोल्ड पे है। दूसरी बात कि क्या गोल्ड और सिल्वर का बॉटम बन चुका है। और तीसरी बात अपने शेयर बाजार को लेकर होगा। तो इन 3 मुद्दों पे बातचीत करेंगे। देखिए, इस समय बहुत ज़बरदस्त चर्चा है, क्योंकि मेरा भी कल एक इंटरव्यू हुआ था और उसको काफ़ी लोग देख रहे हैं। तो ये मेरा कर्तव्य है कि आप लोगों से भी इस संबंध में बातचीत की जाए कि सरकार ने अभी बैंकों को ये ऑर्डर दिया था कि उन्हें वो डाटा चाहिए कि जो लोन है जो दे रहे हैं। देखिए, लोन 2 तरीके से होता है। एक तो जो गोल्ड आपने जमा किया और आपको लोन दे दिया गया, पैसे दे दिए गए, वो उसका डाटा चाहिए। दूसरा जो गोल्ड मेटल लोन होता है, इसमें क्या होता है कि बैंक जो है वो बाहर के जो है बुलियन से वो गोल्ड मंगवाती है और जो है बाकी ज्वेलर्स और जो एक्सपोर्टर होते हैं उनको वो गोल्ड दिया जाता है और उसके बदले में उनसे पैसे लिए जाते हैं, इंटरेस्ट लिए जाते हैं। अब उनको लौटाने का ये तरीका होता है कि ये तो बाद में जब अगर वो मान लीजिए लोन ले लिया 6 महीने 1 साल या जब के लिए भी ले लिया, उसके बाद जब वो चुकाने के लिए गया तो उस समय या तो वो गोल्ड को वापस करे, साथ में वो बैंक को इंटरेस्ट दे जो इंटरेस्ट वो दे रहा था, या फिर उस समय गोल्ड का जो प्राइस होगा वो पैसे वापस करे। तो गवर्नमेंट की तरफ से ये आया कि भाई आप हमें ये रिकॉर्ड दीजिए और ये जो है 2023 से जो अब तक हुआ है वो दिया जाए। क्योंकि देखिए, गोल्ड में था कि गोल्ड पहले खरीदारी जमकर हो रहा था, उसके बाद से जो है 20 के बाद से गोल्ड की खरीदारी कम होने लगी। तो हमारा देखिए, गोल्ड हम मंगवाते हैं जब बाहर से तो हमें जो है डॉलर देना पड़ता है, उससे रुपया पे असर पड़ता है। तो ये नीचे गिर गया था, लेकिन 2023 के बाद जो है उसमें बहुत तेज उछाल देखा गया। और ये पिछले फाइनेंशियल ईयर मतलब इसी साल का जो फाइनेंशियल ईयर बीता उसमें 24% की बढ़ोतरी देखी गई और टोटल गोल्ड मंगवाए गए 6,84,000 करोड़ का, जिसका एवरेज पड़ा था $3200 प्रति आउंस पे। और इस समय गोल्ड चला गया था, एवरेज जो है वो 4500-4600 के आसपास चला गया था। तो वहाँ से 40% की और बढ़ोतरी हो गई। तो उसी रफ्तार से अगर गोल्ड आता रहता तो 6,84,000 करोड़ की जगह जो है 10 लाख करोड़ रुपया सरकार को देना पड़ता और रुपया हमारा फिसलता हुआ 96 पे चला गया। तो वो और प्रेशर ला सकता था। तो इसको लेकर गवर्नमेंट की तरफ से तमाम स्कीम लाए गए। नंबर 1, अब इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि जो सरकार ने जो मांगा है डाटा, तो ये सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार जो है गोल्ड जब्त करना चाह रही है। क्या सरकार, जैसे नोटबंदी हुआ था, नोटबंदी के बाद पैसे लोगों ने जमा किए, उस समय भी ये बात आ रही थी कि बैंकों के पास लिक्विड मनी काफ़ी कम हो गया था। और जब नोटबंदी हुआ तो 15,84,000 करोड़ रुपये बैंकों में जमा हो गए। चाहे जैसे भी जमा किया, सब भाइयों ने जमा कर दिया, पड़ोसी के नाम से, इसके नाम से, दोस्त के नाम से, रिलेटिव के नाम से कर जो है पूरे के पूरे पैसे, जितने पैसे उसमें सर्कुलेशन में थे उतना पैसा पूरा आ गया बैंकों में। तो बैंकों के पास लिक्विड मनी जमकर हो गया। उसके बाद से फिर ब्लैक मनी बढ़ा, बहुत तेज बढ़ गया। जो है गोल्ड में भी देखा जाता है कि ब्लैक मनी का बड़ा ज़बरदस्त पाइल अप है। इसमें सवाल ये उठ रहा है कि क्या सरकार जो है ये डाटा लेने के बाद आपका जो ज्वेलरी पड़ा हुआ है या आपका जो गोल्ड पड़ा हुआ है उसको सरकार क्या कब्जा करना चाह रही है। तो इस चीज़ पे आज हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से 2015 में, सितंबर 2015 में जो है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लाया गया था। उसके तहत ये कहा था गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ही लेकर आए थे कि आपके घरों में जो गोल्ड पड़े हुए हैं जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है, आप उसको जमा कीजिए हमारे पास और हम उस पर इंटरेस्ट देंगे। तो 3 तरीके से किया गया था कि एक किया गया था 1 से 3 साल, दूसरा किया गया था 5 से 7 साल और तीसरा किया गया था 12 से 15 साल। इस बीच में आप कर सकते हैं, मतलब शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। तो उस हिसाब से जो शॉर्ट टर्म का था, जो 1 से 3 साल था, उसमें बैंक डिसाइड करेगी कि कितना इंटरेस्ट देना है। बाकी जो मिड टर्म था, जो 5 से 7 साल या 12 से 15 साल के लिए, उसमें गवर्नमेंट तय करती कि आपको कितने पैसे देंगे और मिलेगा कैसे गोल्ड। तो उस गोल्ड, जो भी गोल्ड लिया जाता है वो BIS स्टैंडर्ड के तौर पर लिया जाता है, उसका पूरा कैरेट जांच करने के बाद लिया जाता है। तो आप जब लेने के लिए जाते हैं उसको सरकार आपको पैसे दे रही होती है और जब चाहते हैं कि भाई हमें गोल्ड वापस चाहिए तो उस समय जो गोल्ड आपको रहता है वो दे दिया जाता। अब यहाँ पे ये सवाल हो रहा था कि जो ज्वेलरी आपने जमा किया वो वापस होगा या नहीं होगा। तो वो उसमें एक संदेह था कि वो वापस नहीं होगा, क्योंकि उसको गला कर सरकार जो है अपने इकोनॉमी के पार्ट में इस्तेमाल करेगी। मतलब ये एक सवाल उठ रहा था, हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई क्लियरेंस नहीं आया था। दूसरा, या तो उस समय जो गोल्ड का जो रेट होगा, उसका जो प्राइस होगा, वो प्राइस आपको मिल जाएगा। तो 2 बातें थी। लेकिन इसको जो है गवर्नमेंट ने फिर 25 मार्च 2025 को एक सर्कुलेशन निकालकर
इसको बंद कर दिया गया। जो 2 स्कीम थे, जो मिड टर्म 5 से 7 साल वाला और 12 से 15 वर्ष वाला, उसको बंद कर दिया गया क्योंकि फ्लॉप हो गया, गोल्ड आया नहीं। अब देखिए गोल्ड को लेकर जो तमाम चीजें हैं कि गोल्ड भारत में पड़ा हुआ है 32,000 मेट्रिक टन के आसपास, 27,000 मेट्रिक टन के आसपास जो है लोगों के घरों में है और 4 से 5,000 मेट्रिक टन मंदिर के पास है। एक रफ एस्टिमेट है ये कि 32,000 मेट्रिक टन पड़ा हुआ है। उस 32,000 मेट्रिक टन में 90% ज्वेलरी है, 10% गोल्ड और क्वाइन है, जो कि बन जाता है 3,000 से लेकर 3,500 मेट्रिक टन के आसपास। अब ये जो स्कीम है, बहुत सारी कंट्री में स्कीम है कि आप गोल्ड जमा कीजिए और आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा और उस गोल्ड को इकोनॉमी के पार्ट में जोड़ दिया जाता है। क्योंकि देखिए अभी क्या है कि हमारा जो करेंसी मजबूत और तमाम चीज़ है वो गोल्ड से काफ़ी ज़बरदस्त होता है। चाइना जो गोल्ड खरीदारी कर रहा है वो इसलिए कर रहा है कि अपनी करेंसी को मजबूती दे सके। हमारे बैंक के पास, जो आरबीआई के पास, सिर्फ 880 मेट्रिक टन गोल्ड पड़ा हुआ है। और मान लीजिए कि जो सरकार कि अगर ये सोच रही होगी, अब ये मालूम नहीं कि अगर जो 3,000 मेट्रिक टन, जो खासकर ज्वेलरी को आप छोड़ दीजिए, लेकिन जो गोल्ड क्वाइन बार जो है, अगर वो गवर्नमेंट के इसमें आ जाता है, स्कीम में आ जाता है और गवर्नमेंट उसको इंटरेस्ट दे रही होती है और इस एश्योरेंस के साथ कि आने वाले समय में जो आपको चाहिए होगा उतना पैसा मिलेगा या गोल्ड मिलेगा, तो वो जो चीज़ें जब अगर जुड़ जाएगा तो क्या होगा कि हमारा गोल्ड, जैसे अमेरिका का गोल्ड क्या है 8,183 मेट्रिक टन है, तो वो उसकी करेंसी को मजबूती दे रहा है। चाइना का जो 2,300 के आसपास आ गया है तो वो उसकी करेंसी को मजबूती दे रहा है। तो ये गोल्ड अगर इस सिस्टम में आ जाता तो फिर ये 3,000 मेट्रिक टन के आसपास जो है फिर ये हमारे करेंसी को सपोर्ट देता। ये गवर्नमेंट का सोच रहा होगा, जो कि फ्लॉप हो गया पूरी तरीके से। अब जो गोल्ड को लेकर जो तमाम दुनिया में अगर हम देखें तो चाइना के पास ये स्कीम चल रहा है। चाइना जो है आपको 1 से 2% के आसपास ब्याज देती है, आप गोल्ड रखिए, फिर जब चाहिए वो ज्वेलरी पे नहीं है, सिर्फ गोल्ड क्वाइन एंड बार पे है। उसी तरीके से टर्की में है, इंडोनेशिया में है, यूएई में है। अमेरिका में क्या हुआ था कि अमेरिका में जब 1929 का जो क्राइसिस आ गया, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, अमेरिका की हालत खराब हो गई, तो रूजवेल्ट ने एक ऑर्डर निकाला उस समय 5 अप्रैल 1933 को कि 1 मई तक, सिर्फ जो है 20 दिन का समय दिया गया था कि 1 मई तक जो है गोल्ड जमा करो बैंकों में और $20.67 प्रति आउंस दिया जाएगा, प्रति ट्राई आउंस दिया जाएगा आपको प्राइस। और उसके बाद से लोगों को यह कहा गया कि जो जमा नहीं किया जाएगा उनको जेल हो जाएगा, उनको जुर्माना किया जाएगा। तो लाइन लग गई जमा करने के लिए पूरी तरीके से और अमेरिका के पास भरपूर गोल्ड आ गया। जो ये जो कहा जा रहा है जो 8,183 टन जो है वो उस समय 20,000 मेट्रिक टन के आसपास आ गया था गोल्ड, उसके पास वो जमा हो गया था। और उसमें क्या हुआ कि उसमें रियायत ये दिया गया कि जिसके पास ज्वेलरी है वो नहीं, वहाँ पे ज्वेलरी कम रखते हैं लोग बार और ज़्यादा रखते हैं, हमारे यहाँ ज्वेलरी ज़्यादा रहता है। साथ में जो $100 तक का जो क्वाइन किसी के पास है तो उसको जो है छूट दे दिया गया और प्लस रेयर क्वाइन हो गया और जो भी चीज़ें हैं उसको छूट दिया गया। उसके बाद से अमेरिका ने क्या किया, फिर जो $20 पे लिया था उसने, उसके बाद जाकर उसको बढ़ाकर $35 कर दिया, तो $20,000 के आसपास आ गया। जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, जब ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ, वहाँ पे उसने बोला कि भाई ग्लोबल करेंसी चाहिए, तो डॉलर को पेश किया गया। डॉलर को जब पेश किया गया तो उससे पूछा गया कि इसके एवज में क्या है, तो उसने गोल्ड दिखाया। 20,000 मेट्रिक टन ले जाकर उसने फोर्ट नॉक्स और जो तमाम इलाका है वहाँ गोल्ड पूरी दुनिया के जो कंट्री पहुंचे हुए थे, 12 कंट्री पहुंचे हुए थे जो डेवलप्ड कंट्री थे उसमें, उनको दिखाया गया। उस तरीके से गोल्ड जो है बैक जो है डॉलर सिस्टम आ गया मार्केट में। तो गोल्ड का एक बड़ा रोल है। अब इस चीज के लिए मोदी जी की नजर है या नहीं है, ये गवर्नमेंट की तरफ से क्लियरेंस नहीं किया गया है, लेकिन गवर्नमेंट ये देखना चाह रही है, जो उसमें जो मंशा उभर कर सामने आ रहा है कि गोल्ड जो है जो लोगों के पास पड़े हुए हैं या लोगों के पास जो जा रहे हैं, वो गोल्ड सरकार चाह रही है कि सीधा जो रॉ मटेरियल है वो गोल्ड आए देश में और रिफाइन होकर फिर यहाँ पे बने। जो आप मंगा रहे हैं दूसरी जगह से वो रिफाइन सिस्टम है। और इसके साथ साथ अगर गवर्नमेंट फिर से गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम जो कि बंद कर दिया गया था 25 मार्च 2025 को, अगर इसको लागू करना चाह रही है तो ये पता नहीं, लेकिन डाटा जमा किया जा रहा है। अब डाटा जमा करने के बाद उसको गवर्नमेंट, देखिए जबरदस्ती तो किसी के जेब से निकाल नहीं सकता गोल्ड, और इस देश में तो बिल्कुल नहीं निकाल सकता। तो ऐसे में हो सकता है कि गवर्नमेंट कोई लुभावना स्कीम लेकर आए कि भाई आप दीजिए ताकि इकोनॉमी के पार्ट में वो जाए। गवर्नमेंट ऐसा सोचती होगी कि अगर वो इकोनॉमी का पार्ट आ जाएगा तो उसका करेंसी जो है बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, बहुत पावरफुल हो जाएगा। तो अब ये चीज़ क्लियर नहीं है, लेकिन ये कन्फ्यूजन था। तो इस कन्फ्यूजन पे मैंने पूरी स्थिति आपको बता दी। अब इस पे जो भी होगा वो गवर्नमेंट का डिसीजन होगा कि उसकी गोल्ड का जो डाटा चाह रहे हैं तो उसके जरिए क्या आपके घरों में जो गोल्ड रखा हुआ है उस पर गवर्नमेंट की नज़र है, या फिर जो है वो सिर्फ डाटा खंगाल कर जो है गोल्ड को लेकर कोई नया जो है पॉलिसी लेकर आएंगे ताकि जो रॉ गोल्ड है वो देश में आ सके और उसको फिर रिफाइन करके
जो है वो जो बिक सके, उससे सस्ता भी पड़ेगा, उससे तमाम चीज़ भी पड़ेगा। तो ये चीज़ देखना होगा। ये तो थी गोल्ड की खबर। आज बुलेटिन लंबा हो जाएगा, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों से शिकायत है कि मेरा इंटरव्यू किसी और चैनल में चलता है तो वहाँ बहुत जमकर लोग देखते हैं, जब अपने यहाँ बोलता हूँ मैं तो बहुत कम लोग देखते हैं। तो वो हो गया कि घर की मुर्गी दाल बराबर, यही बात यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या गोल्ड जो है, जो गोल्ड चल रहा है इंटरनेशनल गोल्ड, क्या वो उसने बॉटम ले लिया है या सिल्वर ने बॉटम ले लिया है? इन तमाम चीज़ों पे चर्चा करेंगे। देखिए, गोल्ड पे पहले बात करते हैं कि गोल्ड जो है वो 30% के आसपास नीचे गिर चुका है ऑलमोस्ट। उसके बाद से थोड़ा सा उछाल मार लिया, लेकिन अगर 5600 से देखें और 4000 के आसपास आ गया था तो 30% के आसपास गिर गया था वो। और इसमें तो ये बॉटम हो चुका है क्या? तो इसमें है क्या कि इसका जो है डबल बॉटम बन चुका है जो है। अब अगर हिचकोला होगा तो वो जो तीसरा बॉटम बनेगा वो फाइनल बॉटम होगा। उसके बाद से गोल्ड जो है वहाँ से निकल जाएगा, मूव आउट हो जाएगा। अब पहला कि 2 बॉटम के बारे में बताते हैं कि गोल्ड जो है लो बनाता है, लो बनाया 4150 के आसपास बनाया था लो, फिर उस पर रैली आई, फिर ऊपर चला गया 4800 900 के आसपास चला गया था, फिर वहाँ से गिरता हुआ फिर दूसरा लो बनाया 4030 का, ठीक। अब उस दोबारा को टेस्ट करने के बाद फिर उछाल मारते हुए ऊपर गया है। तो ये बताया जाता है कि ये क्लासिक बॉटम पैटर्न है कि ये बॉटम बन चुका है कायदे से। लेकिन अभी चूंकि कारक ऑन है, अमेरिका है, ईरान है, तमाम चीज़ है, जो चीज़ें हैं अभी देखिए, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान हो गया सब कुछ क्लियर तो ये बॉटम फिर बन चुका है। अगर नहीं ऐलान हुआ तो तीसरा एक जो है प्रेशर आएगा और वो जाएगा 3850 से लेकर 3900 के बीच में, और वो जब होगा उसको रिटेस्ट करने के बाद फिर गोल्ड बाउंस कर जाएगा और वो तीसरा बॉटम होगा जो कि फिर सॉलिड रॉक की तरह बन जाता है बॉटम। तो गोल्ड जो है इस समय बॉटम के आसपास से निकल चुका है। अब सिर्फ अमेरिका और ईरान की लड़ाई जो चल रही है उस पर क्या डिसीजन होता है उस पर एक डिपेंड करेगा, नहीं तो एक तरीके से चीज़ें हो गई। दूसरा एक साइडवेज कंसोलिडेशन कि लो बनाता है, थोड़ा रिकवरी आता है और उसके बाद कई हफ्तों तक रेंज बाउंड रहता है, कई हफ्तों तक, महीनों तक रहता है। उसके बाद धीरे धीरे अप ट्रेंड शुरू होता है और ये पैटर्न जो है वो निवेशक को सबसे ज़्यादा परेशान करता है क्योंकि उसमें कुछ नहीं पड़ता है। तो जो सिल्वर के साथ जो देखा जा रहा है वो है कि सिल्वर जो 61 से लेकर जो 68 के बीच कंसोलिडेट कर रहा है, रेंज बाउंड है, और ये चौथा अटेम्प्ट हुआ था सिल्वर को 61 से तोड़ने का, जो टूट नहीं पाया। अब इस परिस्थिति में नहीं टूटा तो सिल्वर जो है मजबूत है। अब कोई फ्लक्चुएशन आ जाए और धड़ाम से नीचे गिर जाए तो वो अलग चीज़ है। तो इस समय ये दूसरी खबर हो गई। तीसरा होता है कि एक फॉल्स ब्रेकडाउन, इसमें सबसे खतरनाक होता है। इसमें जो जिस पे हम लोग संदेह जता रहे थे कि जब स्मार्ट मनी की जब बाय हो रही थी तब उसमें हम आपसे ये कहे थे इसी वीडियो में कि हो सकता है कि ये लोग तेज बेचे, जैसे 100 टका का माल खरीदा और 100 टका का एवरेज निकला और तेज बेचकर उसको 80 टका पे लेकर गया और वहाँ से फिर खरीदारी करके 90 का एवरेज आ गया, तुरंत फ्लैश में होगा सारा काम। तो उसको क्या हुआ कि 90 पे आ गया। तो वो एक फॉल्स ब्रेकडाउन का था, पैटर्न दिख रहा था जो कि अभी रूल आउट होता हुआ दिख रहा है इस समय, क्योंकि इस पैटर्न ने जो दो डबल बॉटम पैटर्न बन गया तो इससे ये जो है अभी साइड में चला गया। अब ऐसा लगता नहीं है कि ये हो पाएगा। इसमें क्या करता है कि गोल्ड जो है पुराना लो को तोड़ते हुए धड़ाम से नीचे जाता है बहुत तेज और फिर तेज बाउंस बैक कर जाता है, जिसमें कि स्मार्ट मनी अपना माल निकाल कर फिर अपने ही माल को खरीदता है सस्ते दरों में। तो वो चीज़ है। अभी गोल्ड का जो चीज़ देखा जा रहा है कि जो मेजर सपोर्ट लाइन जो है वो 38.2 फिबोनाची के हिसाब से वो 3900 जो है उसका बहुत मेजर सपोर्ट लाइन है। अगर गोल्ड गिरता भी है तो उससे नीचे नहीं जाएगा, ये वहाँ से ऐसा दिख रहा है। और सिल्वर का 56 जो है वो एक बड़ा मजबूत सपोर्ट लाइन है। हालांकि सिल्वर जो है वो 61 से ही घूम रहा है, अब वहाँ जाना जो है इस समय दिख नहीं रहा है। अगर जाएगा भी तो फ्लैश के साथ तुरंत वापस आ चुका होगा, ये चीज़ इसमें देखा जा रहा है। दूसरी बात की गोल्ड जो है वो 30% के आसपास गिर चुका है, सिल्वर जो है बहुत ज़्यादा गिर चुका है, तो ओवरसोल्ड जोन पे आ चुका है दोनों चीज़। अब देखिए गोल्ड और सिल्वर को अगर हम देखें तो सिल्वर ज़्यादा मजबूत दिखा इस समय। गोल्ड जो है 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे गया और अभी तक वापस नहीं आ पाया है, वहाँ संघर्ष कर रहा है। लेकिन सिल्वर जो है तुरंत गया और तुरंत वापस आ गया। अगर 200 डे मूविंग एवरेज को कोई तुरंत प्राप्त कर लेता है इसका मतलब कि उसमें मजबूती है। अब सिल्वर का जो देखिए जो कि 61 के आसपास जो है बड़ा मेजर सपोर्ट लाइन है जो है, और
68 जो है उसका एक रेजिस्टेंस है। ये सवाल होता है कि गोल्ड का बॉटम तो है, मान लीजिए बॉटम के आसपास या मूव करता हुआ या एक और नया बॉटम बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन आगे कब जाएगा। तो उसमें जो फैक्टर हो गया, एक तो डॉलर जो कमजोरी दिखने लगा, तेल कमजोर हो जाएगा अगर डील हो गया तो, और दूसरी बात कि जो रियल रेट है वो गिर जाएगा, मतलब बॉन्ड यील्ड नीचे जाने लगे, कम आकर्षक हो जाए। तो इससे तमाम चीज़ें हैं। अगर बॉन्ड यील्ड भागेगा कब, जब तेल की कीमत भागेगी, यानी डील जो है कैंसिल हो जाए। तो इस समय डील होता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है, पता नहीं आगे होता है या नहीं होता है। तो उस हिसाब से गोल्ड में अगर डील हो जाता है तो गोल्ड का ऊपर जाने का फैक्टर ऑन हो जाता है। दूसरा एक बड़ा मेजर फैक्टर होगा कि फेड जो है अगर रेट को बढ़ा दे, क्योंकि उनका इन्फ्लेशन जो है 3.8 आ गया है, उनका टारगेट 2% का है। तो कायदे से फेड को रेट बढ़ाना चाहिए, और मार्केट जो है इसी चीज को प्राइस इन कर चुका है। जो गोल्ड और सिल्वर दोनों का मार्केट इस बात को, ये नहीं कि जब बढ़ाएगा तब वो करेगा, वो पहले ही इस बात को मान लिया है कि वो बढ़ने वाला है, तो उस हिसाब से उसने प्राइस इन कर लिया। जून में नहीं बढ़ेगा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अक्टूबर के आसपास तक बढ़ सकता है। तो इस हिसाब से अगर वो रेट नहीं बढ़ाया, एज इट इज भी रख दिया, तो गोल्ड को राहत मिल जाएगी, सिल्वर को राहत मिल जाएगी। और अगर कम कर दिया तो गोल्ड सिल्वर बिल्कुल जो है बुलिश हो जाएगा, बहुत ही तेज बुलिश रन पे चला जाएगा। क्योंकि एक बयान जो ट्रंप का था, ट्रंप जो पावेल को कहते थे कि इंटरेस्ट रेट को कम करो, इंटरेस्ट रेट को कम करो, पावेल कहता था भाई इन्फ्लेशन ज़्यादा है, इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा। लेकिन ट्रंप की तरफ से जो एक बयान आया है कि आई लव इन्फ्लेशन, और ये बयान वार्स के लिए काफ़ी ज़बरदस्त होगा, काफ़ी ज़बरदस्त मैसेज है उसके लिए। तो वो देखना है कि अगर रेट कट कर दिया तो फिर गोल्ड जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त बुलिश पैटर्न पे चला जाएगा। और गोल्ड के लिए बेरिस्क क्या होगा कि फेड रेट हाइक कर दे, इन्फ्लेशन जिस तरीके से है और बढ़ता हुआ चला जाए, और हाई रेट जो है वो लंबे समय तक बना रहे। तो इसमें क्या होगा कि गोल्ड जो है वो कुछ महीनों तक जो है दबाव में रहेगा। फिर गोल्ड अपना सेफ, चूंकि इकोनॉमिक कंडीशन जिस तरीके का है, जो उसको सपोर्ट कर रहा है पूरी तरीके से, उस रूप में आ जाएगा। अब ये जो गोल्ड को जो देखा गया है ऐसे सिचुएशन में, जब भी गुजरा है और जब भी ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद से गोल्ड ने क्या रेट पकड़ा है। तो जैसे कि 1972, 2005 और अभी के सिस्टम को देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 2027 के अंत तक में गोल्ड जो है वो अच्छा बुल रन पकड़ते हुए काफ़ी अच्छे रेट पे जा सकता है। रेट का आंकड़ा मेरे पास है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, उससे ये हो जाता है। लेकिन यहाँ से काफ़ी ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट जो है, बहुत तेज इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि जो 6 महीने में जो बढ़ा नहीं है गोल्ड, और अगला भी 2-3 महीना जो है उसी तरीके का लग रहा है, उसके बाद से ये तमाम चीज़ कवर कर लेगा 2027 तक में, जो चीज़ें अभी देखी जा रही है, चूँकि सारा सिचुएशन उसके हिसाब से है। क्योंकि जो अमेरिका के अर्थव्यवस्था में जो 3 बड़े बदलाव देखे जा रहे हैं, जो कि गोल्ड को सपोर्ट करेगा आगे बुल रन के लिए। एक तो जो कर्ज है, वो कर्ज बढ़ता जा रहा है, $39 ट्रिलियन से भी ज़्यादा हो गया। 7 अरब का उधार खर्च है, 20% ब्याज पे चला जा रहा है। 5 ट्रिलियन की आमदनी है, 60 ट्रिलियन का खर्च है, 2 ट्रिलियन जो है वो नीचे जा रहा है। तो वो दबाव बढ़ता जा रहा है, वो एक फेवर करेगा। दूसरी बात कि जो डॉलर का जो डोमिनेंस था वो घटता हुआ जा रहा है, क्योंकि पहले 2000 में देखें तो 71% था, अभी 56% है। और जिस तरीके से पेट्रो डॉलर में डैमेज पड़ा है, डेंट पड़ा है, वो उसको धीरे धीरे कमज़ोर कर रहा है। क्योंकि चाइना जो भी तेल ले रहा है गल्फ से, इवन सऊदी से भी ले रहा है, तो वो तेल जो है वो युआन में पेमेंट हो रहा है, वो डेंट हो रहा है। तो ये चीज़ें और जो बाकी जो ब्रिक्स कंट्री और तमाम चीज़ है वो लोकल करेंसी में जो काम होने लगा है, तो वो डॉलर को डेंट करता जा रहा है और वो घटता जाएगा। डॉलर को यहाँ से बढ़ने वाला है नहीं, तो वो गोल्ड के लिए मजबूती देगा। जैसा कि बताया जा रहा है कि अगले 10 साल में गोल्ड का परचेसिंग पावर जो है यहाँ से 75% कम हो जाएगा, तो वो उसको मजबूती देगा। तीसरा, चीन का उभरना। देखिए, चीन का जो जीडीपी है इसमें $20.8 ट्रिलियन का है, और अमेरिका का जीडीपी जो है वो $31.8 ट्रिलियन का है। अमेरिका का जो ग्रोथ रेट है वो 2.1% का है, जबकि चाइना का ग्रोथ रेट जो है वो 4.6% का है। और साथ में जो पीपीपी बोला जाता है, जो क्रय शक्ति बोला जाता है, परचेसिंग पावर जो बोला जाता है, वो चाइना का बहुत बड़ा है, वो $35 ट्रिलियन का है, जो अमेरिका से बहुत ज़्यादा है। अब चीन को अमेरिका ने इन तमाम चीज़ों से दबाने की कोशिश किया, एक तो टैरिफ के जरिए, दूसरा वेनेजुएला से जो सस्ता तेल ले रहा था उसको बंद करवाया और वो तेल अमेरिका लेने लगा सीधा, और सेमीकंडक्टर चिप्स को लेकर।
तो सेमीकंडक्टर चिप्स में जो उसने लगाया रिस्ट्रिक्शन, तो ये हो गया कि चाइना में अभी जो 90% जो टॉप इंजीनियर निकल रहे हैं पूरे वर्ल्ड से, वो चाइना का है। साथ में वहाँ सेमीकंडक्टर पे बहुत तेज काम होने लगा है। अब चाइना ने कहा कि हमें एनवीडिया की ज़रूरत है नहीं, वो अपना बना रहा है, तो वो उसने उस चीज़ को कर लिया। अब चाइना क्या कर रहा है, डॉलर बेच रहा है और गोल्ड खरीद रहा है। और जो इस तरह से उसका इकॉनमी जो इस समय है 10 या 15 साल के अंदर उसकी इकॉनमी अमेरिका की इकॉनमी के बराबर या उससे ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे में इनको अपने युआन करेंसी को जो है वो डॉलर जो 56% और ये 5% के आसपास है, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। इसको बढ़ाने के लिए गोल्ड का सपोर्ट चाहिए, तो गोल्ड के लिए मांग रहेगा। जैसा कि हमने चाइना का देखा कि पिछले 3 महीने में 23 मैट्रिक टन के आसपास उसने गोल्ड खरीदा है। तो ये चीज़ जो है, ये अमेरिका और चाइना का चीज़ जो है, ये गोल्ड के मार्केट को बहुत ज़बरदस्त मजबूती देगा। तो जो कहा जा रहा है कि अगले 10 साल में गोल्ड का जो CAGR है वो शेयर बाजार के CAGR के बराबर या सिल्वर के CAGR के बराबर होना चाहिए, वो इस चीज़ को मोहर लगाता है। बाकी अपने शेयर बाजार के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे शेयर बाजार में जो है हम तो काफ़ी बुलिश हैं अपने बाजार को लेकर कि अगले 3-4 साल में मार्केट की कहानी पूरी तरीके से बदलनी चाहिए, क्योंकि हमारा मार्केट है सस्ता। आप इस तरह से देखें, जो हाई वैल्यूएशन बना था सितंबर 2024 में, वो 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, 2 साल हो गया ऑलमोस्ट आप कहिए, तो वो हाई वैल्यूएशन वाली चीज़ को टाइम ने बराबर कर दिया है। कॉर्पोरेट का रिजल्ट ठीक ठाक आ रहा है, जैसा कि IMF ने कहा या बाकी लोगों ने कहा कि हमारा ग्रोथ रेट जो है वो ठीक ठाक रहेगा। तेल संकट जो उभर रहा था उस पर सरकार की तरफ से जो तेल संकट जो उभर रहा था उसमें अब राहत मिला। ईरान वाले डील अगर हो जाता है तो और राहत मिलेगा। गोल्ड को लेकर जो चीज़ें हो रही हैं उसमें गवर्नमेंट का जो भी पॉलिसी हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो तमाम फैक्टर है। तो जो ऐसे में जो ग्रोथ रेट जो बताया जा रहा है गवर्नमेंट के तरफ से कि 7.1% रहेगा, अब उतना पता नहीं, लेकिन 6.6% से ऊपर रहना चाहिए, जो कि ठीक ठाक है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात कि जो FIs ने जो लगातार बेचा है और FIs का पैसा सारी जगह पे लग गया, जो है साउथ कोरिया पे लग गया, ताइवान पे लग गया, तमाम चीज़ों पे लग गया। अब ये सब के शेयर बाजार जो है वो यूफोरिया हो गया है, पूरी तरीके से अपने पूरे पिक पे आ गया है, बबल के आसपास आ चुका है। तो यहाँ पे अगर ज़्यादा पैसा पंप होगा तो वो बबल फटेगा, और वो बबल फटना ही फटना है, क्योंकि जैसे जापान का फटा था, जैसे चाइना का फटा था, और अभी तक उस चीज़ को रिकवर नहीं कर पाया चाइना का बाजार, तो उसी तरीके से है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी कोई चीज़ है नहीं। तो FIs आए चाहे ना आए, लेकिन जो निकासी जो है उसका धीरे धीरे बाद में शुरू होना चाहिए। ये सिचुएशन जब अमेरिका और ईरान का मामला ठंडा हो जाएगा तो ये चीज़ के कारण हमारा मार्केट जो है हमें काफ़ी मजबूत होता हुआ दिख रहा है इस वक्त। पहले नहीं दिख रहा था, लेकिन अब दिखना शुरू हो गया है, क्योंकि एक ब्रिंग पॉइंट आता है, तो उसी पॉइंट के आसपास अभी हम लोग हैं। अब हम एक चीज़ आप लोगों से बात कर रहे हैं कि एक खबर छपी थी कि आशीष कचोलिया हैं, एक जो है उनका एक खबर छपा कि उसके 12 स्टॉक्स जो हैं वो 130% का प्रॉफिट दे दिया जो है। अब देखिए, इस चीज़ को हम बताना इसलिए ज़रूरी समझते हैं क्योंकि आप शेयर बाज़ार में जब शेयर खरीदते हैं तो बहुत लोग जो है आपको दूसरे ब्रोकर के नाम पे शेयर चिपकाते हैं कि फलना ने खरीदा है, ये इतना % भाग गया है, आप भी खरीदो। लेकिन ये जब आता है, इनका जब आंकड़ा आता है, ये काफ़ी पुराना आंकड़ा आता है। ये खरीद कर उसको बढ़ाकर सब कुछ कर चुके होते हैं उसके बाद से, और ये लोग 100%, 50% के प्रॉफिट पे रहते हैं, तब ये खबर बाहर आती है। उसके बाद से यहाँ पे जनता कूद जाता है उसके नाम पे कि उसने खरीदा है, इतना भागा है। तो वो जो चीज़ होता है कि जनता फिर उसको उठाकर जो है, जो 50% के प्रॉफिट पे था उसको उठाकर 100% के प्रॉफिट पे कर देता है, और वो लोग अपना माल बेच बाच के निकल जाता है उसमें से। ये चीज़ देखा गया है। तो ऐसे में किसी बड़े ब्रोकर के नाम से बिल्कुल मत जाइएगा। शेयर्स को जो भी खरीदिएगा उसमें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स पे खरीदिएगा। जैसे इन्हीं के आशीष कचोलिया के एक शेयर्स को हम देख रहे थे, तो वो एक छोटा सा जो है क्या कहते हैं स्मॉल कैप है, और 107 के पी पे चल रहा था, 107 के पी पे शेयर्स। और अब खबर आई है लोग उस पर टूट जाएंगे, 107 को 150 पी कर देंगे, फिर धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। तो इसी तरीके से लोगों का पैसा डूबता है। अगर आशीष कचोलिया का भी हम देखें, जब उसका पूरा तहकीकात किया तो उसके पास टोटल 51 स्टॉक्स थे, और वो 3070 करोड़ के आसपास का है उनका पोर्टफोलियो। उसमें से जो है 18% एक क्वार्टर में उसकी बढ़ोतरी हो गई है, क्योंकि ये कई सारे उसमें मल्टीबैगर हो गए और 12 स्टॉक्स ने 130% का रिटर्न दिया है। लेकिन हाफ जो है उसमें से लगभग 26 स्टॉक जो है 51 में से वो नेगेटिव रिटर्न दिया है, बाकी ने मामूली दिया है, और इस 12 स्टॉक्स ने 130% का दिया है, जिसमें से 3 मल्टीबैगर हो गए हैं।
तो इस हिसाब से मेरा पर्पस उनके पोर्टफोलियो का डिस्कशन करने का नहीं है। मेरा पर्पस ये है कि बड़े ब्रोकरों के नाम पे जो आपको जो शेयर्स खरीदाया जाता है आपके ब्रोकरों के द्वारा, उससे बचिएगा। जब भी वो शेयर्स का नाम बोले उसका फंडामेंटल्स जरूर जाके चेक कीजिएगा स्क्रीनर में, कोई उसका पीई क्या है, उसमें पब्लिक का पार्टिसिपेशन कितना है, उसमें एफआईज डीआईज की कितनी हिस्सेदारी है, उसमें प्रोमोटर का कितना हिस्सेदारी है, प्रोमोटर किस तरीके का है, इसमें फर्जीवाड़ा भी प्रोमोटर से बहुत होते हैं, और उसका प्रॉफिट, उसका सेल्स, उसका रेवेन्यू किस तरीके से, कैश फ्लो है या नहीं है, ये तमाम चीज़ ये बताया हुआ है। आप जाकर प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है, एक स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करें, उसमें तमाम चीज़ बताया हुआ है, तो उसको जरूर जाके देख लीजिएगा। एक फ्री में पढ़ा हुआ है और कुछ एक जो है वो मेंबर्स ड्राइव के लिए पढ़ा हुआ है, तो मेंबर्स ड्राइव में आप ज्वाइन करके भी देख सकते हैं उस चीज़ को। तो ये इतनी ही खबर है आज, कल मिलते हैं, और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।